व्हाट इज अस्थमा, और उसमें बाय डेफिनेशन दो चीज बोला गया था आपको कि इसमें क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स होता है, जिसके द्वारा दो चीजें खास करके होते हैं, एक तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शंस होता है और दूसरा हाइपर सिक्रेशंस होता है। ठीक है, और लास्ट हम ये भी पढ़े थे कि उसमें दो प्रकार के होते हैं, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक, और साथ ही साथ हमने देखा एक पैथोफिजियोलॉजिकल डायग्राम स्टेप वाइज, जिसको आपने बताया कि सर हमको इसमें थोड़ा डिटेल में चाहिए, जो मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये इसके चलते ही ये वो आपको दे दिया जाएगा, उसका इन्फॉर्मेशन पूरा का पूरा सिर्फ पैथोफिजियोलॉजी स्टेप बाय स्टेप उसमें डिटेल में रहेगा। और हमने लास्ट क्लास ये भी देखा कि फाइनली ये सब कुछ जो घटना गतिविधि हो रहा है, सेकेंडरी मैसेंजर्स, फिर फॉस्फोलिपिड से आर्चिनिक एसिड पाथवे के द्वारा बहुत सारे मैसेंजर्स रिलीज हो रहे हैं, और फाइनली इफेक्ट क्या आ रहा है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है और एक्सेसिव म्यूकस सिक्रेशन, जिसके वजह से प्लगिंग हो रहा है, यानी कि रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस। जो लंग्स है उसमें जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल है, जिसमें एयर पाइप पास होना चाहिए था, वो अभी प्लग्ड हो गया है ब्रोंकियल सिक्रेशंस के द्वारा। अब ये प्लग्ड हो गया है मतलब क्या, वहां पे एयर पास सही से नहीं हो रहा है, और अगर एयर पास सही से नहीं हो रहा है देन योर बॉडी विल बी डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्वियसली बॉडी में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी दिखाई देंगे। तब उसको ठीक करने के लिए हमारे पास कुछ अप्रोचेस थे। अप्रोचेस का मतलब है कि एक प्रॉब्लम आपके सामने है, लेकिन उसको ठीक करोगे तो कैसे करोगे, कुछ तो प्लान करोगे ना। फॉर एग्जाम्पल अभी बारिश हो रहा है, तेज बारिश हो रहा है, आपको घर जाना है, आप इत्तेफाक से क्या कि आप आज रेनकोट नहीं लाए हो कि कोई छतरी भी लाए नहीं हो, तो कुछ ना कुछ तरीका करोगे घर जाने के लिए, लेकिन तुरंत आंख बंद करके तो निकलोगे नहीं, पहले सोचोगे कि मैं मेरे किस तरह से कोई रास्ता ऐसा निकालूं कि घर पहुंच सकूं। उसी तरह अगर आस्थमेटिक पेशेंट में एयरवे इश्यूज हैं, एयरवे ब्लॉकेज है, एक्सेसिव ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है, तो वहां पे क्या करोगे, किस तरीके से आप उसको ठीक करोगे, वही हमने पॉइंट वाइज यहाँ पे 8 पॉइंट में डिस्कस किया हुआ है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस को रोकेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन ई, ठीक है, इसके लिए हम दवाई देंगे। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से हम आस्थमेटिक ट्रीटमेंट के अप्रोच को पढ़ चुके हैं। नाउ क्लासिफिकेशंस भी हमने देखा था, ब्रोंकोडायलेटर्स हमने यूज किया, लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट यूज किया, मास्ट सेल स्टेबिलाइजर्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडी यूज हम कर सकते हैं आस्थमेटिक ट्रीटमेंट में। तो अलग अलग प्रकार के हैं। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले थे जो है आपका ड्रग इंडिविजुअली, ठीक है, जो ड्रग आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रोंकोडायलेटर्स में आता है। पहले तो मैं बता दूं, ब्रोंकोडायलेटर्स आर द ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द डायलेशन ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। और ये जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल को डायलेट करने वाले ड्रग हैं, उसमें से एक है बीटा 2 सिंपैथोमाइमेटिक्स। यहां तक हम पढ़ चुके थे। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका बीटा 2 सिंपैथोमाइमेटिक्स, और उसमें आएगा आपका दो प्रकार के ड्रग। मैं आपको पहले बता दूं, दो प्रकार के ड्रग आते हैं। पहला वाला जो होता है साबा, एंड दूसरा लाबा। व्हाट इज द फुल फॉर्म साबा? ये इस तरह से भी आ सकता है एग्जाम में। साबा का मतलब होता है शॉर्ट एक्टिंग बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट और शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। उसका ठीक उल्टा लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो ये जो शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग है, इसका सबसे पहला ड्रग हम पढ़ने वाले हैं सल्ब्यूटामॉल। वो आता है आपका शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट में, ठीक है। लेकिन उसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज जितना भी ड्रग आपने देखा, जितना भी ड्रग आपने यहां पे देखा, ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्रग है वो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो मार्केट में उसका यूज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसीलिए मैंने सल्ब्यूटामोल को थोड़ा डिटेल में रखा हुआ है, फिर बाकी जो रेस्ट ड्रग्स हैं उसको हम थोड़ा बहुत ओवरलुक करके आगे निकल जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा इधर, फर्स्ट रिलीफ फॉर आस्थमा ओपन द एयरवेज, ये बहुत फास्ट काम करता है, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत फास्ट, शॉर्ट एक्टिंग तो है, ठीक है, लेकिन बहुत फास्ट काम करता है, जिसके वजह से इसमें बहुत पॉपुलैरिटी है। ये दवाई मार्केट में और पेशेंट में ज़्यादा इस्तेमाल इसीलिए होता है बिकॉज इट इज़ वेरी रैपिड रिलीफ फॉर आस्थमा। और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ज़्यादा देर तक आप ऑक्सीजन डेफिशिएंसी में यू कैन नॉट, पेशेंट कैन नॉट सर्वाइव, तो उसको जितना जल्दी हो सके उसको रिलीफ चाहिए होता है। आप देख सकते हो, फर्स्ट व्हाट इज सल्ब्यूटामॉल, ए हाईली सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट। और क्यों इंपॉर्टेंट आप देखिएगा एक एक चीज, मैं जीपैड पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट बताता जाऊंगा। इट इज ए हाईली सिलेक्टिव बीटा 2, ठीक है। हम सिंपैथोमाइमेटिक रिसेप्टर्स पढ़ चुके हैं, लेकिन मेरे को डाउट है कि आपको याद है कि नहीं है। अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, इसमें हमने पढ़ा था कि बीटा रिसेप्टर बहुत सारे जगह में ये सब है, लेकिन बीटा 2 रिसेप्टर ये पर्टिकुलरली बिलोंग करता है लंग्स को। ये लंग्स में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर लंग्स में पाए जाते हैं तो आपको एक दवाई आपको ऐसा मिल रहा है जो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिवली बीटा 2 को अफेक्ट करता है। बीटा 2 को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, हाईली सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट। तो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा ना, बीटा 2 को स्टिमुलेट करेगा। और हम पढ़ चुके हैं कि जितने भी सिंपैथोमाइमेटिक्स है, जो एड्रेनालिन उसका प्रोटोटाइप है, जो एड्रेनालिन बीटा 2 में काम करता है तो क्या करता है, ब्रोंको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का लंग्स पे क्या काम है, भूल गए, ब्रोंको डायलेशन, हाँ कि ना। अब उसका एगोनिस्ट डालोगे और एगोनिस्ट के साथ साथ बीटा 2 सिलेक्टिव डालोगे, मतलब वो ज्यादातर काम कहां करेगा और क्या काम करेगा, ब्रोंको डायलेशन, रिलैक्सेस द स्मूथ मसल, ब्रोंको डायलेशन, जिससे पेशेंट को थोड़ा इजी ब्रीदिंग होगा, ब्रीदिंग करने में उसको आसानी होगा, जिससे जो प्रॉब्लम था, जो नैरो हो गया था, वो डायलेट हो गया, एयर अच्छे से पास हुआ और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी जो हो रहा था, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रहा था, ये सब रिलैक्स हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा। इस दवाई में और एक एडवांटेज है, और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो, कार्डियक साइड इफेक्ट्स आर लेस प्रोमिनेंट। हम पढ़ चुके हैं अल्फा बीटा, खास करके हार्ट में कौन सा रहता है, बीटा 1। बीटा 1 रिसेप्टर बिलोंग्स टू हार्ट। अगर ये नॉन सिलेक्टिव होता, यानी कि बीटा रिसेप्टर में काम करता, तो उसमें हार्ट के भी कुछ साइड इफेक्ट शो करते। तो क्योंकि कार्डियक साइड इफेक्ट यहाँ पे बहुत कम है, और क्यों कम है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये बीटा 2 में, सिर्फ और सिर्फ बीटा 2 में सिलेक्टिवली काम करता है और बीटा 1 को कोई इफेक्ट नहीं करता है। तो इसके लिए कार्डियक साइड इफेक्ट्स आर लेस प्रोमिनेंट ड्यू टू हाई सिलेक्टिविटी। सिर्फ और सिर्फ वो टारगेट करेगा बीटा 2 को, इसीलिए ये बहुत सेफ है। कौन सा दवाई ज्यादा सेफ है, जिसमें साइड इफेक्ट ज्यादा हो या कम हो, तो इसमें कोई कार्डियक साइड इफेक्ट्स है नहीं, और है भी तो बहुत ही मिनिमल है, तो इसीलिए ये बहुत सेफ है, इसीलिए बहुत इस्तेमाल में आता है, ठीक है। ऑनसेट एंड ड्यूरेशन आप देख सकते हो, मैं जैसे कि बोला कि रैपिड एक्शन करता है। इनहेलेशन अगर करोगे तो ये बहुत जल्दी से काम करेगा, 2 to 4 मिनट्स, 2 to 4 मिनट्स, 5 मिनट्स के अंदर ये अपना काम ब्रोंको डायलेशन कर लेगा, ठीक है, इनहेलेशन में। लेकिन हम जानते हैं ओरल रूट में थोड़ा डिले होता है, इसलिए थोड़ा लंबा समय उसको चाहिए काम शुरू करने के लिए, ठीक है। लेकिन वो फिर लंबा चलेगा भी, कितना, उसका लास्ट फॉर 4 to 6 आवर्स चल जाएगा, लेकिन ये जल्दी काम करेगा और जल्दी खत्म भी होगा। और हमको इमरजेंसी के लिए चाहिए, अटैक हो रहा है, अस्थमा अटैक, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, आपको तुरंत चाहिए ना, इसलिए ये बहुत ही इफेक्टिव है। नाउ यूजेस, टू अबॉर्ट एंड टर्मिनेट एक्यूट अटैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूट अटैक में ये काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा।
ध्यान दीजिएगा, बहुत प्रकार के इस्तेमाल में आता है दवाई। कुछ दवाई होता है जो हम बीमारी को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ दवाई होता है जो इमरजेंसी में इस्तेमाल होता है, और कुछ दवाई होता है जो मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल होता है कि भाई इमरजेंसी तो कुछ है नहीं, बुखार कितना है, बुखार पहले 104 था, आपने पैरासीटामोल का हाई डोज ले लिया, फिर आपने देखा कि अभी 99 है, तो इमरजेंसी कौन सा है, 104 वाला। लेकिन 99 तभी तो दवा खाओगे ना, लेकिन थोड़ा लो डोज में खाओगे ताकि मेंटेन रहे। ये मेंटेनेंस वाला दवाई नहीं है, ये इमरजेंसी वाला दवाई है। इसीलिए एक्यूट अटैक में, सडन अटैक में ये काम आएगा। इसको रोकने के लिए, अटैक को टालने के लिए, अबॉर्ट करने के लिए, टालने का मतलब, अबॉर्ट का मतलब है उसको टाल देना, टर्मिनेट करना, उसको रोकना, स्टॉप करना। इज दैट क्लियर? यस और नो? साइड इफेक्ट्स डोज रिलेटेड है, जितना ज्यादा डोज रहेगा उतना उसका साइड इफेक्ट्स इंक्रीज करेगा। मसल ट्रेमर होगा, ठीक है, मसल ट्रेमर। मसल ट्रेमर क्यों? क्योंकि बीटा रिसेप्टर्स के माध्यम से ही क्या करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाएगा, मसल ट्रेमर होगा। इसीलिए जो बीटा इनहेलेशन के बाद बहुत सारे पेशेंट को हाथ थोड़ा ये होता है, कांपने लगता है, मसल ट्रेमर्स होगा। पैल्पिटेशन थोड़ा बहुत होगा, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, थ्रोट इरिटेशन, एंकल इडिमा एंड हाइपोकैलेमिया। क्यों? क्योंकि डिक्रीज इन पोटेशियम ब्लड पर्टिकुलरली। ओके, so these are the side effects. Now, अगर कोई पूछे इतना सारा कुछ कर रहा है तो क्यों कर रहा है, मतलब कैसे कर रहा है, कौन से मैकेनिज्म से कर रहा है, तो इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है, बीटा रिसेप्टर को ये स्टिमुलेट करेगा। और बीटा रिसेप्टर किस प्रकार के रिसेप्टर है मिनती? हम बहुत प्रकार के रिसेप्टर्स पढ़ चुके हैं, आयन चैनल, एंजाइम लिंक्ड, तो उसमें से बीटा रिसेप्टर किस प्रकार के रिसेप्टर है? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। सैल्ब्यूटामॉल कुछ नहीं करता है, बाइंड हो जाता है, पहले तो ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है, ब्लड स्ट्रीम इनहेलेशन में डायरेक्टली म्यूकोसल लेयर के थ्रू आपका जो म्यूकोसल सेल, ब्रोंकियल सेल में पहुंच जाएगा। बीटा रिसेप्टर वहां पे है, उन पे बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद स्टिमुलेट करेगा, और फिर उसका जो पाथवे है, आप याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? एडेनिल साइक्लेस, प्रोटीन काइनेज ए, उस पाथवे से क्या करेगा, साइक्लिक एएमपी जनरेशन करेगा, और साइक्लिक एएमपी जनरेशन करने के बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जीपीसीआर और बाकी जो रिसेप्टर है उसको सालों साल याद रखो, क्योंकि जो हम डिटेल में वहां पे पढ़े हैं फिर उसको यहाँ पे दोहराना कोई मतलब इंटेलिजेंट बात है नहीं। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि साल्बुटामॉल कहाँ पे काम करेगा, बीटा 2 रिसेप्टर में, बीटा 2 रिसेप्टर किस प्रकार का रिसेप्टर है, जीपीसीआर, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि जीपीसीआर में कौन सा पाथवे था, उसी पाथवे में काम करेगा, और फाइनल जो रिजल्ट दिखाएगा दैट इज रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल एंड ब्रोंकोडायलेशन। इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग ऑन। अच्छा, इसको याद रखने के लिए नेमोनिक दिया हुआ है, ठीक है। बीटा 2 मीन्स 2 बार बी है, बीटा 2 का मतलब 2, ब्रीद इजी, ब्रीद, ब्रीदिंग, बीटा से हो गया ब्रीद, तो यहां पे आपको ब्रीदिंग बहुत अच्छा होगा। अब ब्रोंकी ओपन, आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, ब्रोंकी जो है खुल जाएंगे, ब्रीदिंग इजी हो जाएगा। नाउ एब्जॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन तो हो रहा है तभी काम कर रहा है, ओरल फॉर्म में भी है। अंडरगोस प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, ये वो आगे आपका जीपेट टाइप का क्वेश्चन, प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म यहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, गट वॉल में ही हो जाता है, ठीक है। सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म मतलब दुर्गाचंद, प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म मतलब, सिस्टमिक का क्या समझ में आ रहा है? सिस्टमिक सर्कुलेशन सुने नहीं हो? प्री सिस्टमिक मतलब ब्लड में जाने से पहले, प्री मतलब प्रीवियस, तो ब्लड में जाने से पहले ही गट वॉल में मेटाबॉलिज्म होता है। ओरल बायोअवेलेबिलिटी
तो बाकी 50% कहाँ गया सर? उसके बाद रूट्स, डोज, ड्यूरेशन केडी त्रिपाठी में है। देखिए मैं इसको यहाँ पे रखा हूँ, ये ऑप्शनल है, जितना ज़्यादा आप इसको रिकॉल कर पाएंगे आप दिमाग में रखिए। और अगर आपको लगे कि ये डोज वगैरह उतना याद नहीं रह रहा है, देन इट विल बी वेरी फाइन। आप लोग आगे ट्रेनिंग करोगे, काम करोगे, ये सब आपके लाइफ में आएंगे सल्बुटामॉल, ऑब्वियसली आप याद करते जाओगे, ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। लेकिन अभी दिमाग में स्ट्रेस मत लो कि इसको याद रखना है। ओरल रूट, डोज 2 to 4 मिलीग्राम, ड्यूरेशन 4 to 6 आवर्स। लेकिन अगर इनहेलेशन आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा कम हो गया है, 100 to 200 माइक्रोग्राम। ओरल में ज़्यादा दिया जा रहा है क्योंकि 50% बायोअवेलेबिलिटी है, वेस्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत कम क्योंकि इनहेलेशन है, डायरेक्ट लंग्स में जा रहा है। और ये हम पढ़ चुके हैं कहाँ पे, पहले के सेमेस्टर्स में, हाँ कि ना? क्योंकि ओरल रूट में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, ओरल रूट में एसिड द्वारा डैमेज होता है, एंजाइम द्वारा डैमेज होता है, इसलिए डोज बढ़ा के दिया जाता है। नाउ मूविंग ऑन, ये बस की पॉइंट्स है। लॉन्गर एक्टिंग एंड सेफर देन आइसोप्रेनालिन, ओरल सल्बुटामॉल नॉट सुपीरियर इन ब्रोंकोडायलेटर एफिकेसी। ओरल में, ये ओरल के बारे में बता रहा है, जब पेशेंट इनहेल नहीं कर पाएगा आप वहां पे ओरल चूज कर सकते हैं। ओके, और ये हैं आपके अवेलेबल प्रिपरेशंस। आस्थालिन बहुत पॉपुलर ड्रग है, मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। क्रोइसल, सेलॉल, वेंटोरिलिन एंड डेरी हेलर आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, दैट्स इट, वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी पॉइंट। और इसमें मैं बोलूँगा आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यही है कि सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट है। क्वेश्चन आ सकता है, सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट सल्बुटामॉल। ओके, कार्डियक साइड इफेक्ट्स आर वेरी वेरी लेस। और एक चीज़ आप फिर से मैं रिपीट करूँगा, ये मेंटेनेंस नहीं है, ये इमरजेंसी के लिए है, जो आप ठीक इमरजेंसी अटैक में इस्तेमाल करोगे। एम आई क्लियर? आगे बढ़े फिर। ओके, तो ये हो गया शॉर्ट एक्टिंग में आपने पढ़ा। अब थोड़ा लॉन्ग एक्टिंग में हम जाएंगे। लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, गलती से भी एंटागोनिस्ट मत लिख के चले आना। लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक है। सबसे पहला मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 ड्रग आपके सामने रखा है, बम्ब्यूटेरॉल, सल्मेटेरॉल, फॉर्मोटेरॉल एंड इफेड्रिन। ओके, इसमें से भी मैं ज़्यादा फोकस करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट दवाई में और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। देखने को शायद आपको थोड़ा कॉम्पैक्ट लग सकता है, लेकिन इसमें जब एक बार रीडिंग लोगे तो आपको फाइनल पता चल जाएगा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, उसी को फोकस करोगे। लुक एट हियर एवरीबॉडी, बम्ब्यूटेरॉल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जीपैट पॉइंट है। इट इज ए प्रो ड्रग। और किसका प्रो ड्रग? टर्बिटलिन। टर्बिटलिन का प्रो ड्रग है बम्ब्यूटेरॉल, स्लोली हाइड्रोलाइज्ड इन प्लाज्मा एंड लंग्स बाय दिस एंजाइम। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्यूडोकोलिनेस्टरेज टू रिलीज एक्टिव ड्रग्स। ठीक है, धीरे धीरे वो रिलीज करेगा, प्रो ड्रग से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा बाय द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। और आप समय देख सकते हो ओवर 24 आवर्स, मतलब ये एक मेंटेनेंस डोज की तरह काम करेगा। अब आएंगे हम, वहां पे इमरजेंसी ड्रग पढ़ रहे थे, ये ड्रग है मेंटेनेंस ड्रग। रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ स्यूडोकोलिनेस्टरेज occurs in dose dependent manner। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप डोज बढ़ाते जाओगे तो धीरे धीरे क्या करेगा, इसको ब्लॉक भी कर सकता है, लेकिन वो रिवर्सिबल है, थोड़ी समय बाद फिर सेपरेट हो जाएंगे। एंजाइम कैसे ब्लॉक होता है पढ़ चुके हैं हम। एंजाइम ब्लॉक होने से जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन था वो क्या होगा, स्लो हो जाएगा, बंद हो जाएगा, हाँ कि ना।
तो ये रिवर्सिबल ब्लॉक भी करता है सीडोकोलिनेस्टरेज को, सीडोकोलिनेस्टरेज को रिवर्सिबल, लेकिन वो डोज डिपेंडेंट है, ठीक है। इंडिकेटेड इन नॉक्चर्नल एंड क्रोनिक अस्थमा। इससे पहले वाला कौन सा अस्थमा था? एक्यूट अस्थमा अटैक। इट इज इंडिकेटेड इन नॉक्चर्नल एंड, नॉक्चर्नल मीन्स रात को खा के सो रहे हो, पता चला कि रात को 2-3 बजे आपको अटैक होना शुरू हो गया, फंस जाएगा इंसान। तो वहां पे आप इसको इस्तेमाल करोगे आराम से 6-7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, ये आपको एक चैन की नींद देगा, अटैक रोकेगा, ठीक है। मतलब अटैक हुआ नहीं है, इस प्रिवेंशन। वहां पे अटैक हुआ है, इमरजेंसी, समझ रहे हो कुछ? प्रोफाइल एक्सेस, बट नॉट एवरीबॉडी शुड टेक। जिनको अस्थमा हुआ है, जो डायग्नोस्ड है, लेकिन अभी अटैक नहीं हुआ है, मतलब मेरे शरीर में बीमारी है लेकिन अटैक नहीं हुआ, सिम्टम सीवियर, और मेरे को डर है कि रात को सोते समय हो सकता है, तो प्रिवेंशन के लिए होगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी हमारे पास अस्थमा है नहीं फिर भी हम खाएंगे, नो। वहां पे बेटा हार्ट में साइड इफेक्ट शो करेगा, हाँ कि ना। इवनिंग डोज दैट इज 10 to 20 मिलीग्राम ओरल, ओरल, ओके। ब्रांड नेम आप देख सकते हो, बम्ब्यूडिल एंड बीटा डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पॉपुलर है। अब सेकेंडली आ जाओ, जो जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से लेना है मैंने बता दिया है, और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है याद रखने को, ठीक है। सैल्मेटेरॉल, ठीक है, फर्स्ट लॉन्ग एक्टिंग सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट। अब देख सकते हो, एक चीज मैं यहां पर आप कनेक्ट करने के लिए बोल रहा हूं, सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट कौन, लेकिन वो क्या है? शॉर्ट एक्टिंग, फास्ट एक्टिंग। सैल्मेटेरॉल ये भी सिलेक्टिव है लेकिन लॉन्ग एक्टिंग, फर्क माइंड में आना चाहिए, ठीक है। विथ एगोनिस्ट स्लो ऑनसेट, धीरे धीरे काम अपना शुरू करेगा। यूज्ड बाय इनहेलेशन ट्वाइस डेली फॉर मेंटेनेंस थेरापी एंड नॉक्चर्नल अस्थमा। एक्यूट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, यही बोल रहा था मैं आपको, ठीक है। मेंटेनेंस थेरापी एंड नॉक्चर्नल अस्थमा के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन नॉट फॉर एक्यूट सिम्टम्स। सिम्टम्स अभी सिवियर है, एक्यूट सिम्टम्स, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, लंबा लंबा हाँफ रहा है पेशेंट, अब यहाँ पे अगर साल्मेटेरॉल दोगे तो फंस जाएगा, क्योंकि ये लंबा समय स्लो ऑनसेट है भाई। वहां पे क्या दोगे? सल्ब्यूटामोल। लेकिन ये मेंटेनेंस के लिए, अभी अटैक हुआ नहीं है, बस हो सकता है, उसके लिए आप इसको कर सकते हो। रेगुलर यूज में ओरसन अस्थमा, रेगुलर यूज में अस्थमा को और ज्यादा सीरियस बना सकता है, ठीक है। ये एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी है, मतलब बहुत जगह पे सर्वे, एपिडेमियोलॉजी मतलब पेशेंट सर्वे करने के बाद पता चला कि जो लोग इसको लंबे समय के लिए इस्तेमाल करते हैं वहां पे अस्थमा और ज्यादा सीरियस होता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग अटैक विद रेगुलर यूज, रेगुलर यूज नहीं है, ठीक है, रिस्क बढ़ता है। कंकरेंट इनहेल स्टेरॉयड दैट इज रिस्क को कम करेगा, इसके साथ अगर स्टेरॉयड लोगे तो ये रिस्क जो है कम होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सल्मेटेरॉल के साथ आप बेस्ट यूज्ड इन कॉम्बिनेशन इनहेल स्टेरॉयड, स्टेरॉयड इस्तेमाल करोगे तो ये जो रिस्क मैंने आपको बताया वो थोड़ा कम होगा। मैंने पहले रिस्क बताया, फिर उसका सोल्यूशन बताया, क्लियर है। क्लिनिकल स्टडीज वही चीज है जिससे आपको डबल डोज ऑफ स्टेरॉयड, ठीक है, इसमें बताया गया है कि स्टेरॉयड इस्तेमाल करो, कुछ नहीं है। सीओपीडी सुपीरियर टू सावा इक्विवेलेंट यूनियन एंटीकोलिनर्जिक्स, सीओपीडी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये सीओपीडी में भी इस्तेमाल हो सकता है, आपके सिलेबस में है अस्थमा के बाद सीओपीडी। व्हाट इज द फुल फॉर्म? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ओके। ब्रांड नेम्स साल्मेटर, सेरोबिड, सेरोफ्लो, एटसेट्रा एटसेट्रा, ओके। इंपॉर्टेंस आप देख सकते हो यही है। साल्मेटेरॉल लंबा खाने से रिस्क बढ़ेगा, उसको सॉल्व करने के लिए कॉम्बिनेशन दिया जाएगा,
स्टेरॉइड्स, ठीक है। और ये सिलेक्टिव बीटा 2 है लेकिन स्लो काम करता है, और सिलेक्टिव बीटा 2 था सल्बुटामॉल लेकिन फास्ट काम करता था। फॉर्मोटेरॉल अनदर लॉन्ग एक्टिंग सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट। इसके बाद फिर ये भी आ गए भाई साहब, एक्स फॉर 12 आवर व्हेन इनहेल्ड, इनहेलेशन करोगे तो 12 घंटे तक काम, मतलब लगभग 12 घंटे तक वो काम शो करेगा। कंपेयर्ड टू सल्मेटेरॉल इट हैज फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन, इसके हिसाब से थोड़ा फास्ट है। यूज्ड ऑन ए रेगुलर मॉर्निंग शेड्यूल एंड राउंड द क्लॉक, एक रेगुलर खाने के लिए ये इसके हिसाब से सेफ है, रेगुलर खाने के लिए, ना कि इमरजेंसी में, रेगुलर। ओके, अगर ब्रोंकोडायलेटर चाहिए, एक ब्रोंकोडायलेशन चाहिए, तो आप रेगुलर मॉर्निंग इवनिंग डोज खा सकते हो, सुबह एक टैबलेट शाम को एक टैबलेट उसको दे सकते हो। डोज 12 से 24 माइक्रोग्राम इनहेलेशन में, ठीक है। ब्रांड नेम फोराटेक 12 माइक्रोग्राम, रोटा कैप्स।